नमस्कार दोस्तों। अफगान पाक जंग के बीच इस वक्त बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। तालिबान हमले को लेकर के एक बार फिर से तालिबान की तरफ से पाक के इस्लामाबाद सहित 4 अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए भयंकर हमला किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, तालिबान की तरफ से सबसे अहम, अपने सबसे ताकतवर बम का इस्तेमाल किया गया है। अफगान पाक तनाव के बीच सामने आई इस कथित बिग ब्रेकिंग खबर ने पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझते समय यह बेहद जरूरी है कि दावों, प्रतिदावों और आधिकारिक पुष्टि के फर्क को साफ साफ रखा जाए, क्योंकि मौजूदा सूचनाएं मुख्य रूप से बयानों और सोशल मीडिया आधारित दावों पर टिकी हुई बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि तालिबान की ओर से पाकिस्तान के कई शहरों पर एक साथ हमले किए गए, जिनमें राजधानी इस्लामाबाद समेत अन्य अहम ठिकानों का जिक्र किया जा रहा है। और यह भी दावा किया गया कि इन हमलों में कथित तौर पर सबसे ताकतवर बम या तथाकथित लेड बम का इस्तेमाल हुआ। हालांकि सैन्य विश्लेषकों के अनुसार इस तरह के हथियारों की प्रकृति, क्षमता और उपयोग को लेकर कोई स्वतंत्र या अंतरराष्ट्रीय पुष्टि सामने नहीं आई है। कथानक में यह भी जोड़ा गया कि राजधानी के अलावा एबटाबाद और नौशेरा जैसे शहरों को भी निशाना बनाया गया, जिससे कथित तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लेकिन पाकिस्तान के आधिकारिक सैन्य या नागरिक प्रशासन की ओर से ऐसी व्यापक तबाही या हजारों हताहतों की कोई पुष्ट सूचना उस समय तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई थी। इसी क्रम में यह भी कहा गया कि लगभग 2000 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है, जो किसी भी मानक के हिसाब से असाधारण रूप से बड़ा आंकड़ा है और जिसकी सत्यता पर रक्षा विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नुकसान की स्थिति में न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तत्काल प्रतिक्रियाएं, आपात घोषणाएं और उपग्रह आधारित साक्ष्य दिखाई देते, जो फिलहाल रिपोर्टों में अनुपस्थित बताए जा रहे हैं। कहानी को और सनसनीखेज बनाते हुए यह दावा भी जोड़ा गया कि इस्लामाबाद में गिराए गए कथित बम का निशाना सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आवास था। एक ऐसा आरोप जो यदि सही होता तो इसे केवल सीमा पार सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे नेतृत्व पर हमला माना जाता। मगर इस दावे पर भी न तो पाकिस्तान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि आई और न ही किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने इसकी पुष्टि की। कथित बयान में तालिबान सरकार के रक्षा तंत्र का हवाला देते हुए यह कहा गया कि हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की गई है और साथ ही तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के नाम से बड़ी अपडेट का जिक्र किया गया। लेकिन मीडिया साक्षरता के जानकार याद दिलाते हैं कि किसी भी प्रवक्ता के नाम से चल रही सूचना को तब तक आधिकारिक नहीं माना जा सकता जब तक वह मान्यता प्राप्त चैनलों, प्रेस कॉन्फ्रेंस या लिखित वक्तव्य के जरिए पुष्टि न हो। इस पूरे विमर्श में यह तथ्य भी अहम है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध पहले से ही जटिल रहे हैं। सीमा सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों के आरोप, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय भू राजनीति के कारण दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तनाव समय समय पर बढ़ता रहा है। ऐसे में किसी भी सनसनीखेज खबर को बिना पुष्टि के तथ्य मान लेना न सिर्फ गलत सूचना फैलाने का कारण बन सकता है बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। विशेषज्ञ यह भी इंगित कर रहे हैं कि आधुनिक युद्ध और सैन्य कार्रवाई के दौर में 5 बड़े शहरों पर एक साथ हमले, राजधानी पर बमबारी और हजारों सैनिकों के मारे जाने जैसी घटनाएं केवल मौखिक दावों तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनके दृश्य प्रमाण, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, संयुक्त राष्ट्र या बड़े देशों की कूटनीतिक टिप्पणियां और वैश्विक मीडिया की व्यापक कवरेज भी सामने आती है। इसीलिए मौजूदा स्थिति में इस बड़ी खबर को एक अप्रमाणित दावा मानते हुए सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है। साथ ही यह भी रेखांकित किया जा रहा है कि सूचना युद्ध के इस दौर में अफवाह, प्रोपेगेंडा और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीतियां अक्सर अपनाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य जनता की भावनाओं को भड़काना, राजनीतिक दबाव बनाना या अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना हो सकता है।
अंततः जिम्मेदार पाठक और दर्शक के तौर पर यह जरूरी है कि हम आधिकारिक बयानों, विश्वसनीय समाचार एजेंसियों और स्वतंत्र पुष्टि का इंतजार करें, क्योंकि बिना पुष्टि के फैली किसी भी खबर से न सिर्फ भ्रम पैदा होता है, बल्कि वास्तविक पीड़ितों और वास्तविक घटनाओं की गंभीरता भी कमजोर पड़ जाती है। और यही कारण है कि इस कथित हमले को लेकर अभी निर्णायक निष्कर्ष निकालने से पहले ठोस, सत्यापित और बहुस्रोत जानकारी का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। तालिबान ने पाक के ऊपर इस वक्त लेड बम से हमला किया है, और यह हमला एक दो नहीं बल्कि पाक के अलग अलग 5 शहरों को निशाना बनाते हुए, टारगेट करते हुए ये हमले किए गए हैं, जहां इस्लामाबाद राजधानी से लेकर के पाक के एबटाबाद और पाक के सबसे अहम ठिकाने नौशेरा को भी टारगेट किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, पाक में भीषण तबाही मच चुकी है इस वक्त। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि इस हमले में तकरीबन 2000 से ज्यादा पाक सैनिकों को मार गिराया गया है। यह बड़ा हमला हुआ है अभी इस वक्त जब आप ये खबर सुन रहे हैं। ताजा अपडेट इस वक्त निकल कर आ चुकी है। तालिबान की तरफ से बड़ी अपडेट दी गई है। तालिबान ने खुद इस बात का जिक्र किया है। तालिबान की सरकार की तरफ से रक्षा प्रमुख ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि हमने पाक के ऊपर बम गिराए और यह अलग अलग शहरों को टारगेट करते हुए गिराए गए हैं। लेकिन इस्लामाबाद में गिराए गए बम के चक्कर में इस वक्त बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल तालिबान की तरफ से इस्लामाबाद में गिराए गए बम को इस वक्त पाक पीएम शाहबाज शरीफ को निशाना बनाया गया है। पाक पीएम शाहबाज शरीफ को निशाना बनाते हुए यह हमला किया गया है, यानी कि जो इस्लामाबाद में बम गिराया गया है वो पाक पीएम शाहबाज शरीफ के घर को टारगेट करते हुए यह बम गिराया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जबीबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। जबीबुल्लाह मुजाहिद इस वक्त, जो कि इस तालिबान सेना के सबसे अहम स्पीक पर्सन है, उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से पाक की तरफ से ऑपरेशन के दौरान सबसे अहम उनके यानी कि तालिबान के सबसे मुखिया को निशाना बनाया गया है, अखुंदजादा को निशाना बनाते हुए तालिबान पर हमले किए गए थे या डिस्ट्रॉय की गई थी, यह उसका बदला बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जबीउल्लाह ने इस बात की जानकारी दी है कि अखिल या जाधव को जिस तरीके से पाक ने टारगेट करते हुए हमला किया था, उस हमले के जवाब में इस वक्त शहबाज शरीफ के ऊपर यह अटैक था। और इस अटैक के चक्कर में इस वक्त रेड अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, पाक ने अचानक से अपना एयर स्पेस सील कर दिया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है, पाक ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद किया है और तालिबानी सेना को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट दी है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में तालिबान की तरफ से यह हमला जो किया गया है वह सबसे ज्यादा चौंका देने वाला हमला बन चुका है, क्योंकि इसके साथ ही तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि हमने अब डोरंड लाइन, जो कि अफगान पाक के बीच की बॉर्डर है, उसे तोड़ते हुए हमारे लड़ाके बड़ी संख्या में पाक के अंदर घुस चुके हैं। और यह खबर आ रही है इस वक्त कि पाक का सबसे अहम जो पश्चिमी कमांड सेंटर है उस पर कब्जा किया गया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है। जबीबुल्लाह मुजाहिद, जिन्हें इस वक्त तालिबान की ओर से सबसे अहम प्रवक्ता माना जाता है, उनके हवाले से सामने आ रहे बयानों ने पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता खड़ी कर दी है, क्योंकि उनके कथित बयान में यह दावा किया गया है कि हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से किए गए सैन्य अभियानों के दौरान तालिबान के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें तालिबान के अमीर हिबतुल्लाह अखुंदजादा को लक्ष्य बनाने की बात कही जा रही है। और इसी कथित कार्रवाई को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि अब जो भी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है वह उसी का बदला है। इस पूरे कथानक में यह भी जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन चलाए, ड्रोन गतिविधियां बढ़ाईं और खुफिया स्तर पर दबाव बनाया, उससे तालिबान नेतृत्व में असंतोष और आक्रोश बढ़ा। और इसी पृष्ठभूमि में यह दावा उभरा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि के अभाव में यह बात केवल सुरक्षा सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों तक सीमित बताई जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अचानक से पाकिस्तान द्वारा
अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की खबरों ने इन दावों को और हवा दी, क्योंकि जब कोई देश अपना एयर स्पेस सील करता है तो आमतौर पर इसके पीछे या तो बड़ी सैन्य आशंका होती है या फिर किसी बड़े सुरक्षा खतरे की आशंका। और इसी संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एहतियातन यह कदम उठाया ताकि किसी भी तरह की अप्रत्याशित स्थिति से निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम को और भी चौंकाने वाला बनाने वाला दावा वह है जिसमें यह कहा गया कि तालिबान लड़ाकों ने डूरंड रेखा को पार करते हुए बड़ी संख्या में पाकिस्तान के अंदर घुसपैठ की है, जबकि ऐतिहासिक रूप से यह रेखा हमेशा से विवाद का विषय रही है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक, जातीय और सामरिक तनाव का केंद्र बनी रही है। ऐसे में इस रेखा को तोड़ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने आप में ही स्थिति की गंभीरता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्टों में यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक अहम सैन्य या कमांड सेंटर पर कब्जे का दावा किया गया है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इस तरह के दावों को बेहद असाधारण मानते हैं और कहते हैं कि किसी भी संप्रभु देश के भीतर इतने बड़े स्तर पर सैन्य कब्जा बिना व्यापक युद्ध के संभव नहीं होता। फिर भी इस तरह की खबरें जब सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फैलती हैं तो उनका मनोवैज्ञानिक असर वास्तविक घटनाओं से कहीं ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि इससे आम जनता में डर, अनिश्चितता और अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। इसी कारण से सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि इस पूरे मामले को सूचना युद्ध के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जहां बयान, काउंटर बयान और लीक की गई सूचनाएं रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। तालिबान की ओर से अगर यह संदेश दिया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रत्यक्ष और आक्रामक रुख अपना लिया है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ सैन्य दबाव बनाना ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत दिखाना भी हो सकता है। वहीं पाकिस्तान की ओर से एयर स्पेस बंद करना, सुरक्षा अलर्ट बढ़ाना और सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाना यह संकेत देता है कि वहां की सरकार और सैन्य नेतृत्व किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहता। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह उठता है कि क्या यह सब वास्तव में जमीनी हकीकत को दर्शाता है या फिर यह दावों, आशंकाओं और रणनीतिक संदेशों का मिश्रण है। क्योंकि आधुनिक संघर्षों में हर सूचना गोली जितनी ही खतरनाक मानी जाती है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता जब तक कि स्वतंत्र और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि न हो जाए। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम, चाहे वह वास्तविक हो या अतिरंजित, इस बात को जरूर उजागर करता है कि अफगान पाक क्षेत्र में तनाव की जड़ें कितनी गहरी हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी किस तरह बड़े क्षेत्रीय संकट की आशंका पैदा कर सकती है। इसीलिए इस तरह की खबरों को पढ़ते और साझा करते समय सावधानी, संदर्भ और तथ्य जांच बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि अफवाह और अधूरी जानकारी कई बार हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना देती है कि हमने इस पर कब्जा जमा लिया है। पाक में इस वक्त भयंकर हड़कंप की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं। तालिबान को लेकर के इस हमले के बाद सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। पिछले 48 घंटों में तालिबान की तरफ से किया गया यह सबसे ताकतवर हमला है जो इस वक्त पाक के कई ठिकानों को ध्वस्त कर चुका है। बता दें कि इसमें पाक के हथियार डिपो से लेकर के सैन्य बेस और इस्लामाबाद स्थित सबसे बड़े पीएम आवास को टारगेट किया गया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ को टारगेट करके यह हमला किया गया है। इसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि तालिबान की तरफ से नए ड्रोन के जरिए इस बम को, यानी कि जो लेड बम है, उससे यहां पर ड्रॉप किया गया था। और इस बम का सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि यह तकरीबन काफी बड़े इलाके में इसका इंपैक्ट होता है। और इस बम के चक्कर में, या यूं कह लीजिए कि तालिबान ने इस वक्त अपने सबसे घातक बम का एक इस्तेमाल किया है। इस वक्त पाक के ऊपर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक रही है तालिबान की तरफ से। जिस तरीके से तालिबान ने 24 घंटे पहले ही अल्टीमेटम वार्निंग जारी की थी, पाक को लेकर के कहा था कि हम अगले 24 घंटे में पाक के सबसे बड़े टारगेट को अटैक करेंगे। आखिरकार तालिबान की तरफ से कहा गया, जो था वही सच होता दिखाई दे रहा है। तालिबान ने कई बड़े टारगेट को निशाना बनाया है। बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में
फिर से चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा फेलियर सामने आया है। जहां पर शहबाज शरीफ के आवास के पास एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, जो कि पूरी तरीके से फेल हुआ है, और इस बम को ड्रॉप करने के बाद यहां पर भीषण तबाही मच चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाक पीएम शहबाज शरीफ गायब बताए जा रहे हैं। कोई खबर नहीं आ रही है, ना तो पाक की तरफ से इस बात के दावे की कोई पुष्टि की जा रही है, लेकिन पाक मीडिया में खबरें लगातार चल रही हैं कि पाक के कई अलग अलग ठिकानों पर भीषण हमले हुए हैं। लोग सोशल मीडिया पर जाकर के इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किन किन जगहों पर हमले हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कथित तौर पर निशाना बनाकर किए गए हमले को लेकर जो दावे और रिपोर्टें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे क्षेत्र में गंभीर चिंता और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि इन दावों में कहा जा रहा है कि इस हमले के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया और इसे तालिबान से जोड़ा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का अभाव इस पूरे घटनाक्रम को और भी जटिल बनाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक नए प्रकार के ड्रोन के माध्यम से कथित तौर पर एक भारी विस्फोटक, जिसे लेड बम जैसा बताया जा रहा है, लक्षित क्षेत्र में गिराया है, और यह भी कहा जा रहा है कि इस हथियार का प्रभाव क्षेत्र असामान्य रूप से बढ़ा था, जिससे आसपास के इलाके में व्यापक तबाही हुई, इमारतों को नुकसान पहुंचा और दहशत फैल गई। वहीं कुछ मीडिया दावों में यह भी जोड़ा जा रहा है कि इस कथित हमले से पहले तालिबान की ओर से 24 घंटे का एक अल्टीमेटम या चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े टारगेट पर हमले की बात कही गई थी, और अब यह दावा किया जा रहा है कि उसी चेतावनी के अनुरूप कार्रवाई हुई है। इस पूरे विमर्श में सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि कथित तौर पर यह हमला पाकिस्तान की राजधानी या उसके निकटवर्ती उच्च सुरक्षा क्षेत्र में हुआ, जहां प्रधानमंत्री का आवास और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठान स्थित हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया विफलताओं और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर सवाल उठते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास के आसपास तैनात एयर डिफेंस सिस्टम अपेक्षित रूप से काम नहीं कर पाया और हमलावर ड्रोन को रोकने में विफल रहा, और इसी क्रम में कुछ विश्लेषक कथित तौर पर चीन से जुड़े एयर डिफेंस उपकरणों की कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी सैन्य प्रणाली की विफलता या सफलता का आकलन बिना आधिकारिक तकनीकी विवरणों के करना अटकलों के दायरे में ही आता है। सोशल मीडिया और कुछ टीवी चैनलों पर यह भी चर्चा तेज है कि हमले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सार्वजनिक उपस्थिति या आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं, जिससे गायब होने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि किसी आपात स्थिति में नेताओं का सुरक्षित स्थानों पर जाना और सीमित संचार रखना एक मानक प्रक्रिया हो सकती है। इसलिए इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पाकिस्तानी मीडिया के कुछ हिस्सों में यह भी कहा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई ठिकानों पर हमले हुए, जिससे यह धारणा बन रही है कि यह एक समन्वित या बहुलक्ष्य अभियान था। लेकिन स्वतंत्र स्रोतों से इन दावों की पुष्टि न होने के कारण इन खबरों को सावधानी से देखना आवश्यक है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्रीय भू राजनीति में पुराने तनावों को फिर से सतह पर ला दिया है, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के संबंध हाल के वर्षों में सहयोग और अविश्वास के बीच झूलते रहे हैं। और यदि वास्तव में तालिबान की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई हुई होती है तो इसके दूरगामी परिणाम होते। सीमा सुरक्षा, शरणार्थी नीति, आतंकवाद रोधी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सभी पर इसका असर पड़ता। वहीं दूसरी ओर कई सुरक्षा विशेषज्ञ यह भी याद दिला रहे हैं कि आधुनिक सूचना युद्ध के दौर में अफवाहें, गलत सूचना और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के प्रयास भी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं, जहां ड्रोन, एयर डिफेंस फेलियर और शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने जैसे कथानक तेजी से फैलते हैं ताकि जनता में भय और अनिश्चितता पैदा की जा सके। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ड्रोन तकनीक ने हाल के वर्षों में युद्ध और सुरक्षा की प्रकृति को बदल दिया है। कम लागत, दूरस्थ संचालन और सटीक हमलों की क्षमता के कारण गैर राज्य अभिनेता भी पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गए हैं।
लेकिन साथ ही ड्रोन हमलों को रोकने के लिए विकसित की गई प्रणालियां भी लगातार उन्नत हो रही हैं। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर किसी देश की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को विफल ठहराना एक सरलीकरण होगा। कथित लेड बम या अत्यधिक विनाशकारी विस्फोटक के दावे भी तकनीकी जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हथियारों की प्रकृति, वजन, विस्फोटक सामग्री और डिलीवरी मैकेनिज्म जैसी जानकारियां बिना फॉरेंसिक साक्ष्यों के केवल अनुमान ही रहती हैं। सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों के वीडियो और तस्वीरें साझा कर यह दावा करना कि वे हमलों के दृश्य हैं, एक और चुनौती पेश करता है, क्योंकि पुराने या असंबंधित फुटेज को नए संदर्भ में पेश करना आज आम हो गया है, जिससे सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर ऐसे मामलों में आधिकारिक बयानों, स्वतंत्र जांच और सत्यापन की प्रतीक्षा करता है, और यही दृष्टिकोण यहां भी आवश्यक है, ताकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य स्थापित हो सके। यदि वास्तव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लक्षित कर कोई हमला हुआ होता, तो उसकी प्रतिक्रिया न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी दिखाई देती। संयुक्त राष्ट्र, प्रमुख शक्तियों और क्षेत्रीय संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आती। इसलिए प्रतिक्रियाओं की अनुपस्थिति भी कई सवाल खड़े करती है। अंततः इस पूरे घटनाक्रम को समझने का सबसे जिम्मेदार तरीका यही है कि इसे दावों और रिपोर्ट्स के रूप में देखा जाए, न कि स्थापित तथ्य के रूप में, जब तक कि पाकिस्तान सरकार, सुरक्षा एजेंसियां या विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय स्रोत इसकी पुष्टि न कर दें। मौजूदा स्थिति में यह घटना, चाहे वास्तविक हो, आंशिक रूप से सही हो या पूरी तरह भ्रामक, यह जरूर दिखाती है कि दक्षिण एशिया और उसके आसपास का क्षेत्र कितना संवेदनशील है, जहां सुरक्षा, राजनीति और सूचना युद्ध एक दूसरे में गहराई से गूंथे हुए हैं, और जहां हर बड़ी खबर को ठोस प्रमाण, संतुलित विश्लेषण और संयमित भाषा के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि भय, अफवाह और गलतफहमी की जगह तथ्य, समझ और जिम्मेदारी को प्राथमिकता मिल सके। पाक में हड़कंप मचा है, लोगों के बीच अफरा तफरी मच चुकी है, और इस वक्त देर रात पाक के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि वहां पर जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, वहां मस्जिदों से लगातार लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। ये बड़ी खबर आ रही है। कई जगहों पर पावर कट सप्लाई की गई है, ताकि जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए रिहायशी इलाकों को, जो सैन्य बेस है, कमांड सेंटर हैं, उन्हें टारगेट ना किया जा सके। भ्रमित करने के लिए पाक की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। जिस तरीके से पाक ने तालिबान के ऊपर हमले किए थे, उसका बदला इस वक्त तालिबान ने शुरू कर दिया है। बड़ी अपडेट बन चुकी है। यह इस वक्त भयंकर तबाही से जूझ रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आधा पाक इस वक्त तालिबान के लड़ाकों के कब्जे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो पाक की तरफ से बड़ी एयर स्ट्राइक के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं इन दावों को खारिज करते हुए तालिबान एक के बाद एक जो वीडियो फुटेज जारी कर रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि पाक बैकफुट पर जा चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आई है, उसने फिर से एक बार तालिबान पाक के मामले में सनसनी पूरी दुनिया में फैला दी है, और पाक के कमजोर ताकत को उजागर पूरी दुनिया के सामने कर दिया है। तालिबान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। पाक के सबसे अहम जो ठिकाने हैं, जो अफगानिस्तान बॉर्डर से सटे हुए जो इलाके हैं, उन पर बड़े कब्जे की खबर आ चुकी है। तालिबान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि पाक के खैबर पख्तून के इलाके को लेकर के, और साथ ही पाक के खैबर पख्तून इलाके से सटे हुए चित्राल बाज़ौर और खैबर पर इस वक्त तालिबान ने कब्जा किया है। ये सबसे अहम थे। बता दें कि जो इस वक्त यह बॉर्डर है, यह डूरंड लाइन है, जिसे क्रॉस करते हुए तालिबान इस वक्त घुस चुका है। बता दें कि तालिबान लड़ाकों की तरफ से और तालिबान के जो रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि इस वक्त तालिबान की तरफ से बॉर्डर को तोड़ते हुए टैंकों और अपने आर्टिलरीज के साथ तालिबानी लड़ाके पाक के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यह बड़ी खबर है। इस वक्त पाक को सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पर लग चुका है। पाक अपने जो चेक पोस्ट थी, उन पर भी कंट्रोल खो चुका है।
पाक की तकरीबन 35 से ज्यादा चेक पोस्ट इस वक्त उनके कंट्रोल से निकल चुकी है। हालात इस वक्त बदल चुके हैं। पूरी तरीके से आर्मरी हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया है और इन आर्मरी हेडक्वार्टर्स को टारगेट करते हुए हथियार डिपो को उड़ाते हुए इस वक्त तालिबान की तरफ से बड़े दावे किए गए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस वक्त फुटेज सामने आ रहे हैं, वह बता रहे हैं कि पाक में हालात अब पाक के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में बड़ी खबर आ रही है भारत को लेकर भी। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। भारत की एंट्री हुई है। बगराम बेस में भारत की एंट्री हुई है। हाल के घटनाक्रम में तालिबान की ओर से एक अत्यंत सनसनीखेज और दूरगामी प्रभाव डालने वाला दावा सामने आया है, जिसमें यह कहा गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है और पाकिस्तान को अब तक का सबसे बड़ा रणनीतिक झटका लगा है। तालिबान के अनुसार पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से अहम क्षेत्र, विशेष रूप से खैबर पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाके अब उनके नियंत्रण में आ चुके हैं। दावा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा से सटे चित्राल, बाजौर और खैबर जैसे क्षेत्र, जो लंबे समय से पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं, वहां तालिबानी लड़ाकों ने बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का कहना है कि यह पूरा घटनाक्रम उस ऐतिहासिक और विवादित सीमा रेखा यानी डूरंड लाइन को पार करते हुए हुआ है, जिसे अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया और जो दशकों से क्षेत्रीय तनाव का कारण बनी हुई है। तालिबान की ओर से जारी बयानों में यह भी कहा गया है कि उनके लड़ाके केवल पैदल या हल्के हथियारों के साथ नहीं, बल्कि टैंकों और भारी आर्टिलरी के साथ पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए हैं और यह दावा कथित तौर पर तालिबान के रक्षा नेतृत्व से जुड़े उच्च अधिकारियों की ओर से किया गया है। यदि इन दावों को उनके शब्दों में देखा जाए तो यह स्थिति पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व बताई जा रही है, क्योंकि तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अपनी अग्रिम चौकियों और चेक पोस्ट पर नियंत्रण खो चुका है और लगभग 35 से अधिक चेक पोस्ट इस समय उनके नियंत्रण से बाहर जा चुकी हैं। तालिबान समर्थित सूत्रों के अनुसार इन चेक पोस्ट्स का गिरना केवल प्रतीकात्मक नुकसान नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा व्यवस्था में गहरी सेंध लग चुकी है और वह अपने ही सीमावर्ती इलाकों में प्रभावी प्रतिरोध स्थापित करने में असफल रहा है। इन दावों को और अधिक गंभीर बनाते हुए यह भी कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना के आर्मरी हेडक्वार्टर्स को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जहां हथियारों के डिपो पर हमले कर उन्हें नष्ट किया गया और तालिबान की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि अब संघर्ष केवल सीमित झड़पों तक नहीं रहा, बल्कि यह सैन्य अवसंरचना को सीधे चुनौती देने की दिशा में बढ़ चुका है। सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय स्रोतों के माध्यम से सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हालात तेजी से उसके नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं। हालांकि इन फुटेज और तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। इस पूरे घटनाक्रम को क्षेत्रीय राजनीति के व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो यह केवल पाकिस्तान और तालिबान के बीच का सीमित संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि इसका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की सुरक्षा संरचना पर पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा हमेशा से ही उग्रवाद, तस्करी और छद्म युद्धों का केंद्र रही है। इसी बीच इस घटनाक्रम में एक और आयाम जुड़ गया है, जब कथित तौर पर भारत को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स और दावों में यह कहा गया है कि भारत की एंट्री एक बार फिर बगराम एयरबेस में हुई है, जो अफगानिस्तान का वही रणनीतिक सैन्य अड्डा है जो लंबे समय तक अमेरिकी और नाटो सेनाओं का मुख्य केंद्र रहा और जिसे 2021 में अमेरिकी वापसी के बाद खाली किया गया था। भारत की कथित मौजूदगी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरह के दावे सामने आना ही यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं और हर गतिविधि को बड़े भू राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। यदि तालिबान के दावों को शब्दशः लिया जाए तो वे यह संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं